नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को प्रदेश की कठिन सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश की सियासत में उसके बाद हलचल मची हुई है। सीएम कमलनाथ के आग्रह पर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को ट्वीट कर उन्हें धन्यवाद कहा। इस मुद्दे पर सियासत तब और गर्मा गई जब इसी मुद्दे पर बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह को भोपाल से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली है। अब सवाल यह है कि इस चौतरफा घेराव के बाद दिग्विजय को क्या लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कौन सी सीट मिलेगी, या फिर ये एक निपटाने वाली राजनीति है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते तो मध्य प्रदेश की 2, 3, 4 कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहां से चुनाव लड़े। स्पष्ट रूप से ये जरूर सही भी है कि उन सीटों में जहां कई सालों से हम जीत नहीं पाए हैं वहां मजबूत उम्मीदवार हम उतारें, ये हमारा लक्ष्य भी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की बातें क्या शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर घमासान मच गया। सीट सिलेक्शन को लेकर दिग्विजय सिंह को हर तरफ से सलाह मशविरा आने लगे। सलाह के लिए दिग्गी राजा ने सीएम का आभार जताया, लेकिन तुरंत बाद एक ट्वीट कर राघवगढ़ सीट की इच्छा को राहुल गांधी के प्रति सम्मान के साथ बैलेंस करने की कोशिश की। चुनावी सीजन में कांग्रेस के भीतर के इस द्वंद्व में विपक्षी भी टूट पड़े। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने तो चुनौती दे डाली कि वो भोपाल से लड़कर दिखा दें। आ जाए भोपाल, हो जाए दो हाथ उनसे। उनका कहना है हर चुनौतियों से लड़ने को मैं तैयार। हाँ बिल्कुल ना, पराक्रम दिखाए ना, भोपाल से जीत के बताए। भोपाल से दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक आम कार्यकर्ता 1 लाख से अधिक वोटों से उनको हराएगा। कमलनाथ जी के ये कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं, जो सर्वविदित है, लेकिन कहना ये कांग्रेस के बिखराव के और विभाजन के स्पष्ट संकेत हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि भले ही मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेल चुके हों, लेकिन भोपाल और इंदौर में खेल उल्टा पड़ सकता है। अगर मौसम और पिच अनुकूल ना हो तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी संघर्ष करने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो टफ सीट पर चुनाव लड़े मुख्यमंत्री कमलनाथ का यही कहना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सुर में सुर मिलाया। लेकिन अब सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह कहां से चुनाव लड़े हैं, या उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है भी या नहीं। और सवाल यह भी कि आखिर जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो टिकट का फैसला हाईकमान करेगा, चुनाव समिति करेगी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ करेंगे? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही सवाल ये कि आखिर सब लोग उन्हें चुनाव लड़वाने पर क्यों तुले हुए हैं, और टफ सीट पर क्यों? भूपेंद्र गुप्ता साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका भूपेंद्र गुप्ता जी। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक राजनीतिक समीकरण जब बनता है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। और धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिस क्षेत्र से आते हैं दिग्विजय सिंह, उस क्षेत्र पर भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। लगातार उस क्षेत्र से भी उन्होंने पत्रकारिता को समझा है। धनंजय जी, मैं किसी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊं या किसी पॉलिटिकल रिएक्शन पर मैं बात करूं, या भूपेंद्र जी से, हितेश जी से बात करूं, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर आप समझ रहे हैं। बयान पर बयान आ रहे हैं, और एक पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक को एकाएक चुनाव लड़वाने की बात सामने आ जाती है। देखो विजय, आपने बहुत सही बात कही है। सबसे पहले तो हम दोनों नेताओं के जो बयानों को देखें तो बयानों के पीछे की राजनीति क्या है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करी। नर्मदा परिक्रमा से लेकर के उनका जो पंगत में संगत कार्यक्रम चला पूरे प्रदेश में, और उसके बाद उनने जो कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, यहाँ सरकार बनवाई। परोक्ष रूप से कांग्रेसी भी मानते थे कि दिग्विजय सिंह ने बहुत मेहनत करी। तब
अपन 8 महीने 10 महीने पहले से दिग्विजय सिंह के बयानों को देखें तो हर जगह जय जय कमलनाथ बोला करते थे, कमलनाथ हमारे नेता है, हर शब्द में हर बयान में उनका जय जय कमलनाथ का एक पॉइंट रहता था। अब आज देख लीजिए, आज जो ट्वीट हुए हैं और आज जो बयानबाजी चल रही है उसमें उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जहां से मुझे कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार। कहीं ना कहीं ये मान के चलना चाहिए विजय कि पिछले 2-3 महीनों में जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में मतभेद बढ़े हैं और अब वो सार्वजनिक होते जा रहे हैं। ये इन बयानों के पीछे की जो राजनीति है उसको मैं जिस तरह से पढ़ पा रहा हूं उसमें मुझे यही नजर आता है। जी, ये मतभेद क्या इसलिए तो नहीं हो सकता क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में गुट जो है वो भारी पड़ता है सिंधिया का और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह का। निश्चित तौर पे विजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कहीं ना कहीं देखिए कमलनाथ भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि कमलनाथ पिछले 3 महीने से बराबर दबाव की राजनीति झेल रहे हैं। कमलनाथ ने कभी, अभी आप पिछले उनके 25-30 साल 40 साल की राजनीति देख लीजिए, उन्होंने दबाव में राजनीति नहीं की, कोई फैसला दबाव में नहीं किया। लेकिन पिछले 3 महीने में कहीं ना कहीं उनके सारे फैसलों के पीछे या तो दिग्विजय सिंह जी की भूमिका नजर आती है या कहीं ना कहीं सिंधिया जी की भूमिका नजर आती है या कांग्रेस के बाकी जो बड़े गुट हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं नजर आती है। तो इस बात को लेकर के कमलनाथ में मन ही मन नाराजगी तो होगी और वो नाराजगी सार्वजनिक होती जा रही है। जी, भूपेंद्र गुप्ता साहब, बहुत अच्छी बात है कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो आए और लड़े और ये कहते हैं कि राजनीति और युद्ध में योद्धा ही वो है जो बाहुबली अगर साबित होना है तो आप आइए और चुनाव लड़िए। कोई भी सीट टफ या नॉर्मल नहीं होती, ये भी समझने की कोशिश करें। अगर उनके बयान को अगर मैं इस तरह देखूं तो हालांकि आपका भी शायद जो वे होगा वो इसी तरफ होगा, लेकिन आखिर दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़वाना, कहां से लड़वाना, कौन सी सीट से लड़वाना और उनकी कहां से लड़ने की इच्छा है, ये सब जब राहुल गांधी को तय करना है तो फिर इस तरह के बयान क्यों, वो भी एक सीनियर लीडर के बयान। देखिए, दिल्ली की सरकार को पलटना जो है आज समय की जरूरत है, अपरिहार्यता है ये। अगर देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाना है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है और एक एक सीट जब हमें हासिल होगी तभी जो है देश की राजनीति की जो दिशा है, जो तानाशाही की तरफ जा रही है, वो मोड़ के डेमोक्रेसी की तरफ आएगी। और इस अपरिहार्यता को सभी समझ रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है जो एक उनके बीच के अपने सहज संवाद है। और दिग्विजय सिंह जी कोई छोटे नेता नहीं हैं और जो लोकसभा के चुनाव हैं वो लोकसभा के चुनाव चूंकि संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है, तो उसमें ये बहुत चीज़ें जो कयास लगाए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बहुत से अननोन फिगर्स आते हैं सामने और चुनाव लड़ते हैं। आलोक संजर जी चुनाव जीत गए भोपाल से, तो उनका क्या आधार था, पार्टी ने चुनाव लड़ा। इसी तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसमें इस तरह के राजनीतिक कयास लगाना ये कई लोगों के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कयास लगाने जैसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी एक बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने जो है शिवराज सिंह को धूल चटाई थी राजगढ़ से, और अगर वो कहीं से भी जहाँ से फैसला करेंगे चुनाव लड़ने का, वो खुद सक्षम है ये अपनी लिए कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचने के लिए, तो वहाँ से वो जीत कर आएंगे। जी, हितेश वाजपेयी जी, बहुत समय बाद 3 बड़े नेता या 3 ध्रुव करें कांग्रेस की राजनीति के मध्य प्रदेश में, और ये 3 पिलर भी हैं, लेकिन ये पिलर जो है शायद तीनों पिलर एक साथ खड़े हो जाएं, ये बड़ी बात है। कहते हैं कांग्रेस को कोई दूसरा नहीं हराता, कांग्रेस ही हराने की कोशिश करता है। ऐसी खबरें हमेशा आती रहती हैं। क्या लग रहा है इन बयानों से? हितेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, शायद कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि उनको जोड़ने की कोशिश करें। धनंजय प्रताप सिंह जी, सवाल ये होता है कि जब साजिश करके फोन कटवा दिए सारे। जी धनंजय प्रताप जी, मैं आप ही से जान लेता हूं। मैं एक बार फिर चला जाऊंगा हितेश जी के पास जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तो। हाँ जी, सवाल ये है कि अगर कनेक्शन की बात चली है तो ये इन तीनों नेताओं के कनेक्शन कब जुड़ेंगे? कब अंतर मन से एक दूसरे को खत्म करने की बात मन से खत्म हो जाए?
क्योंकि ये तीनों बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, और इन तीनों बड़े नेताओं को ही नीचे लोकसभा को लेकर, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना है। विजय, देखो कांग्रेस की राजनीति पर अगर हम देखें तो कांग्रेस की राजनीति में हमेशा गुटबाजी हावी रही है। मध्य प्रदेश में आज नहीं, पिछले 30 साल पहले, 40 साल पहले की राजनीति देख लीजिए। अर्जुन सिंह जब थे, विद्याचरण शुक्ला जब थे, श्यामाचरण शुक्ला जब थे, उस दौर की राजनीति भी देख लीजिए। श्रीनिवास तिवारी जब थे, हर क्षेत्र का अपना अपना एक अलग गुट था। तो कांग्रेस की राजनीति में ये जो गुटबाजी है और इस तरह की जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, वो ना तो पहले खत्म हो पाई थी और ना अब खत्म होगी। ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया, सारे लोगों ने एक मंच पे आकर और यूनिटी दिखा करके चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस ने लड़ा, अच्छे तरीके से विधानसभा के टिकट बांटे, और कहीं ना कहीं और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन देखिए, सरकार में आते ही साथ वो मतभेद सड़क पर आ गए। मुख्यमंत्री को लेकर के जब फैसला हुआ तो 2 दिन दिल्ली में कवायद करनी पड़ी राहुल गांधी को। 2 दिन बाद फैसला हुआ कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा बताया भी जाता है कि सिंधिया जी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया राजस्थान की तर्ज पर। तो ये कहीं ना कहीं अपने को भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मत भिन्नता इन लोगों में तो है, और ये मत भिन्नता तो देखिए राजनीति जारी रहेगी और मत भिन्नता भी जारी रहेगी। जी, आप हितेश वाजपेयी जी, ये इन बड़े नेताओं का, मैं एक बार फिर से आपसे वही सवाल करता हूं, और शायद धनंजय जी ने भी उधर ही इशारा किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर तीनों नेताओं को इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना विधानसभा में देखा गया, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बारी आई, एक बार से फिर से ये तकरार क्यों देखी जा रही है? और जो बयान सामने आए हैं उन पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। मुझसे पूछ रहे हैं विजय जी? जी जी वाजपेयी जी, आपसे सवाल है। तो मेरा तो बहुत सीधा सा कहना है जी विजय जी, तो मैं केवल विश्लेषक के नाते बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि अधिकृत रूप से सारे विषय कांग्रेस के अंदर खाने के विषय हैं। पर हाँ, राजनीति जरूर है, जैसा आप कह रहे हैं, धनंजय जी बता रहे हैं, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि मैं स्नेह से कमलनाथ जी को मैं कंपनी बहादुर साहब कहता था, क्योंकि उनकी कंपनियां बहुत थी चुनाव से पहले। तो ऐसे ही मन में आया था कोई नाम, तो मेरे दिमाग में ये नाम आया था। तो जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, ऐसे ही कमलनाथ जी ने बाहर से आके मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता, इन छोटे छोटे राजे रजवाड़ों के आपस के जो झगड़े थे उनको मैनेज करते हुए यहाँ पर काबिज कर दी, जिसमें धनंजय जी ने बताया कि दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका रही होगी, बिल्कुल रही होगी। लेकिन दूसरे राजा महाराज जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधिया जी। और सिंधिया जी ने फिर धीरे से कैची चला के, चाहे वो अमृता जी हो, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, कहीं ना कहीं इनको कैबिनेट से बाहर रख के एक संतुलन बनाने का प्रयास किया। सरकार बनने के पश्चात कमलनाथ जी ने अपनी राह थोड़ी सी बदली, और मुझे लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह जी जो सत्ता में अपना हिस्सा चाहते होंगे, जायज या जिस भी प्रकार का, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। तो अब सारा वार्तालाप जो पहले फोन पे हो जाता था वो ट्विटर पे आ गया है। तो स्वाभाविक है कि दांव पेच जारी है विजय जी, और चूंकि चुनाव और चुनाव के मुद्दे अलग रहने वाले हैं, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो कांग्रेस में होगा, वो कांग्रेस का मुद्दा है। चुनाव के विषय कौन जीतेगा हारेगा ये जनता का विषय है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अंदरूनी राजनीति जो कांग्रेस की है वो हावी है, और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग उसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग शिकार भी हुए हैं, भूपेंद्र जी जैसे काबिल लोग जिन्होंने सारा जीवन दे दिया, बड़ी मुश्किल से ओएसडी और सब पदों पर गए थे, बिना किसी मतलब के इन लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर सिविल सेवा आचरण नियम लागू ही नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता था इसकी कोई आवश्यकता थी, और अच्छा काम करते हैं, मैं उनका निजी रूप से बहुत सम्मान करता हूं। पर मुझे लगा कि शायद इसके अंदर की राजनीति जो प्रशासनिक होती है, खास तौर से राजा साहब की, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। तो कमलनाथ जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी, और हारा हुआ एक खेमा है, उसमें है अजय सिंह जी, मुकेश नायक जी, और ये सब आपको किरदार दिखाई देंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अंदरूनी राजनीति। आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो बोलिए ये आपको चुनाव लड़ा रहा है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ये पार्टी का मसला, लेकिन मैं तो फुटबॉल बन चुका हूं। एक तरफ एक नेता का ये बयान आता है कि वो फुटबॉल बन चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, नहीं, मुझे लगता है सब मिलकर जबरदस्त तरीके से दिग्विजय सिंह जी को हराएंगे और अपना हिसाब बराबर करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब,
क्या वाकई इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि अगर दिग्विजय सिंह जी को कहीं से टिकट दिया जाए तो ऐसी सीट दी जाए जिसे राजनीतिक तौर पर कहते हैं, भोपाल में एक का जो भाषा चलती है आमतौर पर उसे कहते हैं निपटाना, राजनीतिक तौर से निपटाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, ये जो है एक बड़ी बुंदेली कहावत है कि कौए के कोसने से कभी जानवर नहीं मरते। तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग हैं जो इस अपेक्षा में बैठे रहते हैं कि कहीं जानवर मरे तो वो टोकड़ मार के कुछ गोश्त खा लेंगे, तो उनके लिए ये चीजें सोचने की हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भोपाल की सीट है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KN प्रधान, यहाँ बरसों तक कांग्रेस की सीट रही है। ये एक पोलराइजेशन कभी किसी में हुआ और उसके बाद ये सीट हमारे हाथ से चली गई। तो ऐसी कोई अजेय सीट नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत कभी ऐसी बड़ी हैसियत नहीं रही है। ये एक समय काल की परिस्थिति की बात है और ये ऐसी सीटें जो है वापस आ सकती हैं ये, और ये लगातार हमारे पास सीट रही है। कितने साल यहाँ से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, वो जाके वो यहाँ से जीतते रहे, यहाँ से KN प्रधान जीतते रहे, हमारी बहुत सारी ये चीज ये रही हैं। तो ये समय काल परिस्थिति की बात है और ये सीट जीती जा सकती है और इसे हम जीत के आएंगे। और ये जहां तक ये निपटाने सुलटाने वाली बात है, ये सब वही है कि जो कौए सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो है कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, पूरी योजना से करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस जो है बीजेपी को जगह जगह घेरेगी। जरूर है कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह जी की जो कौशल है, कला है, उससे पूरा मध्य प्रदेश में चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस मना ही कर ही नहीं सकती। चाहे वो उनकी नर्मदा यात्रा हो, चाहे फिर वो उनका लोगों के साथ बैठकर खाना खाना, कार्यकर्ताओं को समझना, पंगत में संगत की बात करना, हर एक तौर पर वो मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। और बाकी नेता जब मंच पर आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के किसी कोने में चले जाएं, सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह कार्यकर्ता से मिलने नीचे चले जाते हैं। ये कनेक्टिविटी जनता से उनकी है। इस कनेक्टिविटी को कहीं भंग करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? नहीं सर, देखिए आप हर नेता की अपनी एक खासियत होती है। मैं आपसे कहूं कि अगर अभी हम बात करने लगे बीजेपी की, सरेआम लोग बयान दे रहे हैं कि जो है शिवराज सिंह के सारे चुनाव लड़ेंगे, इनको चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। पूरी पार्टी शिवराज सिंह के खिलाफ खड़ी हुई है, पूरी पार्टी खुलकर बाहर आकर बयान दे रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया उसको कभी गुटबाजी नहीं कहती। अभी जो है मारे फिर रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर से एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, जो बरसों इन्होंने इस तरह से सेवा की है प्रदेश की। तो ये झा साहब जो है अभी खजुराहो में सर्वे करते हुए पाए गए। तो ये सारे लोग जो है ये सब ये भटकन ऐसा नहीं है, ये राजनीतिक दलों का ये हिस्सा है, उनका भी चुनौतियों का हिस्सा है। और इसी तरह से कांग्रेस के पास भी अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं। तीन बड़े नेताओं की बात चल रही, भूपेंद्र जी, 3 बड़े नेताओं मैं यही कह रहा हूँ कि ये मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे तीनों नेताओं की अलग अलग विशेषज्ञताएं हैं। दिग्विजय सिंह जी जो है जनता से जिसका कनेक्ट है, कमलनाथ जी के पास एक विजन दृष्टिकोण है और सिंधिया के पास लोकप्रियता है। ये तीनों मिला के जब मुट्ठी बंद होती है तो हमने सरकार उल्टा दी है। जिन्हें बड़ा गरूर था कि हम ये कर देंगे, वो अभी भी गरूर है उनको कि हम लंगड़ी है, टोट डालेंगे, मार डालेंगे, 15 दिन में लुढ़का देंगे सरकार। ये जिस तरह के बयान लोकतांत्रिक बातें ये कर रहे हैं चुने हुए लोग जो 15 साल से यहाँ राजा बने बैठे थे, उनकी आप भाषा सुनिए। क्या ये भाषा जो है, इस भाषा को ये तीनों मिलकर मुट्ठी बंद होगी, लुढ़का देंगे इनको। रितेश जी देखिए विजय जी, मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर दूं। मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि भूपेंद्र जी ने आपके पूरे कार्यक्रम की जो थीम है उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया बड़ी चतुराई से। आप क्वेश्चन पूछते थे कांग्रेस का, वो चुपचाप भाजपा पे आ जाते थे। तो ये एक प्रकार का आपके लिए चतुराई से किया गया प्रवक्ता द्वारा अनुमोदन है। तो आपकी स्टोरी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, क्योंकि उनकी बातचीत में जिस प्रकार से भोपाल की उन्होंने व्याख्या करी, 29 सीटें हैं लेकिन व्याख्या भोपाल की करी है, इसका मतलब ये भी चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी एक बार लड़ लें भोपाल। तो अच्छी बात है, उसके उनके अपने मायने हैं, हमारे अपने, और हमें मालूम है रियलिटी में क्या क्या सबकी तैयारियां हैं। तो जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसी दिशा में पूरी राजनीति जाती हुई दिख रही है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि बल्कि मैं तो कहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी ने हमारी मदद ही करी है, क्योंकि शायद दिग्विजय सिंह जी नहीं होते तो ये 5 सीटें भी शायद हम लोग पार कर गए होते।
तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को जब भी हम सामने लाते हैं तो उनकी जो एक तिकड़म वाली छवि है वो निकलकर सामने आती है, जो अभी तक कमलनाथ जी की उतनी नहीं दिखी है, और इसी कारण हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने पूरी मदद की हमारी कि हम पुनः सरकार बनाते तीसरी बार, लेकिन थोड़ा बहुत शायद सिंधिया जी और कमलनाथ जी के एफर्ट रहे होंगे, जो 5 सीटें हमारी कम रह गई। तो इंशाल्लाह हम इसको भी ठीक करेंगे, क्योंकि 47,000 मत तो हमको जनमत में ज्यादा मिले हैं विजय जी, तो इसीलिए इसको हम कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। और चूंकि ये जनमत है तो इसको अहंकार तो नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें कुछ ना कुछ संदेश है। पर हाँ, टिकट की राजनीति जो कांग्रेस में चल पड़ी है वो कांग्रेस के अंदर खाने के नए समीकरण जरूर सामने लेकर आ रही है, जिसका वास्तविक रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है। जी धनंजय जी, कांग्रेस में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि रेस जीती नहीं, कि अगली रेस के लिए दूसरे रेसर को हराने की, वो भी जो अपने साथ का है उसे कोशिश हो जाती है। और दिग्विजय सिंह, सवाल ये है दिग्विजय सिंह जी का कि वो एक चतुर, एक 10 सेकंड की बात और मैं कहना चाहता हूं, तो धनंजय जी का भी मैं चाहूंगा प्रकाश डाल सकते हैं। बोलिए सर, बोलिए। विजय जी, बस 10 सेकंड की जानकारी बस, और कि राहुल जी ने बार बार कहा था वो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो एक दबाव अंदर से भी उनके ऊपर है कि कमलनाथ जी डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको बदल देंगे। तो सिंधिया जी भी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय सिंह जी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर अंदर हो सकता है। धनंजय जी, ये जिस तरह से बात की हितेश वाजपेयी जी ने, लेकिन एक सवाल यह है कि तीनों बड़े नेता हैं, बहुत समझदार और जनता के बीच पैठ रखने वाले, और राजनीति का ककारा जहां से सीखा वहां से लेकर अब तक बहुत कौशल है राजनीति का तीनों के पास। सवाल यह है कि इन तीनों में अगर कोई भारी पड़ता है प्लानिंग में, तो वो है दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उन्होंने तो ये तक नहीं कहा कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि लक्ष्मण सिंह के हमेशा निशाने पर रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके परिवार से भी, उनकी पत्नी ने भी 2 बार जो है सीधा सीधा ट्वीट करके उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की। एक मौका शायद कमलनाथ जी को यहां मिला है, और उस मौके को बहुत तरीके से भुनाने की कोशिश की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कि कहीं ना कहीं राजनीति में एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जाए कि शायद दिग्विजय सिंह को कोई और मौका ना मिले, कोई रास्ता ना मिले। देखो विजय, ये तो साफ है कि दिग्विजय सिंह के मन में चुनाव लड़ने की ललक है। वो भी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़कर सीधे दरवाजे से हाउस में एंट्री करूं जी। और यही वजह है कि ये आज के जो ट्वीट हैं उसका परिणाम ये है कि दिग्विजय सिंह की चुनाव लड़ने की इच्छा है। अब आप ये देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अगर आज भी कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस में अगर मध्य प्रदेश में आज भी मास लीडर है तो वो दिग्विजय सिंह है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल, आपने खुद ने कहा कि प्लानिंग में वो मास्टर हैं, बाकी सब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निचले स्तर पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई नाम से अगर पहचानने वाला नेता है कांग्रेस में तो वो दिग्विजय सिंह है। और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी की जो चुनाव लड़ने की इच्छा है उसको बाकी नेताओं ने भी परख लिया है। तो अब वो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह को अगर चुनाव लड़वाना ही है तो ऐसी सीट से लड़ाया जाए जहां, मतलब अभी अब बातचीत चल रही थी निपटाने वाली, कि जहां संघर्ष टाइट हो जाए जी। अगर भोपाल में क्या बात कर सकते हैं इन 4 सीटों पर? फाइट बहुत ऐसी कौन सी सीटें होती है जहां, ऐसी कौन सी सीट हो सकती है जहां राहुल गांधी भी तैयार हो जाए, जिन पर लड़वाया जाए? देखो विजय, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता हैं कि अगर उन्होंने कहा कि मुझे राजगढ़ से लड़ना है या इंदौर से लड़ना है तो पार्टी मना नहीं करेगी उनको कि आप राजगढ़ से न लड़ो या इंदौर से न लड़ो। बिल्कुल। और ये जो दांव पे चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि उनको वो जहां से लड़ना चाह रहे थे पार्टी, ये लोग बाकी लोग उनको वहां से लड़वा करके दूसरी जगह शिफ्ट करने तुले हों। तीसरी चीज क्या है, देखिए दिग्विजय सिंह चुनाव तो लड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है विजय। उसकी वजह यह है कि दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल भी मुझे लगता है 2020 या इसी के आसपास में खत्म होने वाला है। तो देखिए राज्यसभा का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास में बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत सीट नहीं है, अगले बार कहां से वो राज्यसभा में जाएंगे ये भी तय नहीं है। तो निश्चित तौर पे वो भी अपने आगे का भविष्य सुरक्षित आपने सही कहा, एक सीट महत्वपूर्ण है और दिग्विजय सिंह एक जिताऊ कैंडिडेट है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, शायद आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आवाज चली गई। भूपेंद्र गुप्ता साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप बताएं, अब आ रही है। आवाज आ रही है।
भूपेंद्र गुप्ता हाँ जी, साहब, हाँ जी। सवाल यह है कि जो एक सीएम की तरफ से बयान आया है, मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उस पर बहुत ज्यादा कुछ और कहें, क्योंकि एक प्रवक्ता की अपनी एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं को शायद लांघता नहीं है, और शायद क्या कंफर्म नहीं लांघता है वो। और पार्टी के इतने बड़े 3 लीडर जिनके बारे में बात हो रही है, शायद दूसरा कोई लीडर बोलने की हैसियत ही नहीं रखता है। इन तीनों के बीच आखिर किस बात की लड़ाई है? भूपेंद्र जी भी लीडर हैं, बहुत बड़े मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। नहीं सर, वो तो सर्वमान्य नेता हैं, वो भी हैं। गुप्ता साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? पार्टियों में कभी भी जो है जी हाँ जी कहिए सर, कहिए अपनी बात। सब बातें जो है रणनीतिक हैं, और जो है इसका कोई ये बातें रणनीतिक हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है। तीनों नेता बड़े नेता हैं, और वो पार्टी के लिए जो कैसे प्रतिफल सामने आ सकता है इसकी रणनीति पर आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं। कोई बयान सामने आ रहा है तो वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है, और सबकी सामूहिक रणनीति का हिस्सा है। इसमें जो है कौए कोसते रहें, लेकिन इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है, और ये इसके फलित आएंगे। आज मध्य प्रदेश में इसी तरह से जो है जी गुप्ता साहब, मेरा सवाल यही था कि जब 3 लीडर साथ में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं तो बारी लोकसभा की है, कम से कम इस तरह के बयान ना जाएं, मैसेज ना जाए नीचे, क्योंकि इस तरह के मैसेज अगर अभी से जाना शुरू हो गए तो टिकटों के बंटवारे में और टिकटों का जो आप कह रहे हैं फाइनलाइजेशन हो चुका है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब चीजें जो है जो कहना चाहिए कि बिल्कुल ठीक दिशा में सारी चीजें हैं, और लोग अपना अपना अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर अनुमान नहीं लगाएंगे भाजपा के पास काम क्या बचेगा? इनके तो ये खाली घूम रहे हैं इनके लोग, तो कभी वो कह रहे हैं हम खंबे पे चढ़ जाएंगे, हम खंबे से उतर जाएंगे। जो लीडर इतने फुर्सतिया हो गए इनके यहाँ, उनके पास भी तो कोई काम रहना चाहिए। कांग्रेस उन्हें काम दे रही है। जी हितेश जी, बड़ा व्यंग करते हुए आप पे एक तीर छोड़ा है कि आपके पास काम नहीं है, आपके नेताओं के पास काम नहीं है। हितेश जी, मैं कांग्रेस पर आपका व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं इंदौर की भी कर लेता हूं। इंदौर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। हालांकि ये विषय कुछ और है, लेकिन विषय राजनीति का है, और राजनीति के अंदर जो पार्टी के लोग एक दूसरे के साथ राजनीति कर रहे हैं उसका भी है। इंदौर से टिकट फाइनल करने में क्या बीजेपी को परेशानी आएगी या नहीं? क्योंकि ताई कह रही है कि वो अभी सीट नहीं छोड़ेंगी, दूसरी तरफ जो है कई नेता लगे हुए हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का क्यों ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है, और वो इस प्रकार से है। देखिए, हमको नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और ये देश के नागरिक की भी आवाज है। तो विजय जी बहुत बारीकी से इसको समझिएगा। मोदी जी को देश का नागरिक चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, देश में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। तो अब इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि नागरिक की यह इच्छा पूरी हो, और उसमें दल के रूप में हमारी भूमिका क्या हो। हमारे दिल में क्या है वो भिन्न हो भी सकता है, क्योंकि ये चुनाव विशेष परिस्थितियों का चुनाव है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा कि टिकट को लेकर लालसा किसकी है, यदि मैं राजनीतिक भाषा में ही कहूं। बनिस्बत हम सबका उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक सीटें हम लोग कैसे नागरिक भावनाओं के अनुकूल निकालकर नरेंद्र मोदी जी को एक टर्म हम और बिठा सकें, जिससे कि एक मजबूत देश की तरफ जो बढ़ते हुए हमारे कदम है, जिसको डिफरेंट सेक्शंस महसूस कर रहे हैं, उसको हम प्राप्त कर सकें। मुझे लगता है वैसा कोई उद्देश्य अभी फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास टारगेट मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली की सरकार, चूंकि उन्हें पता ही है वो लड़ते भी नहीं है 200 सीटों से ज्यादा पर, वो चुनाव भी सीधे नहीं लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत दूर है। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति आपको दिखाई दे रही है। वहीं ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो स्टैंड है कि अंदरूनी राजनीति हमारे आपको इतनी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम ऑल दीज स्मॉल थिंग्स। और हमारा उद्देश्य है कि नागरिक भावना के अनुरूप हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आपका जवाब जो थोड़ा सा लंबा हो गया, और उसमें दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। देखिए, जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो परिदृश्य है विशेषकर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में,
ये संतान समग्र में उलझे हुए हैं, अपनी अपनी औलादों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर लड़ रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और यहाँ तक अराजक हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि इनका सांसद जो है विधायक को सार्वजनिक रूप से जो है बैठकों के अंदर ही जूतों से जो है इनके साथ व्यवहार कर रहा है और लगातार जूते चला रहा है। ऐसे अवसर में ये चाह रहे हैं कि इन्हें देश रिपीट कर देगा। मोदी जी की दुकान डल चुकी है, उनका काम खत्म है, अब वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि सवाल चौकीदारी पर देश खड़ा कर रहा है। चौकीदार तो खुद ही सामने होकर चौकीदार कर रहा है, ये बेशर्मी है। चौकीदारी पर सवाल है, ये चौकीदारी पर सवाल। एक मिनट बोल, मुझे करने दीजिए, मुझे बात बोलने दीजिए। आप फिर अभी बोलिए, ये सवाल चौकीदारी पर है कि जिन्होंने जो है भारत के एयरबेस की जांच, हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उनकी जांच पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से करवा दी, जिन्होंने जो है 11,000 से ज्यादा जो है जिन्हें ये आतंकवादी कहते थे उन पत्थरबाजों को जेल से रिहा कर दिया, जिन्होंने जो है जो सैन्य ठिकानों की हमारी जो रक्षा विभाग की मजबूत फाइलें थी, और गैर तथ्यात्मक बात नहीं, मुझे बोलने दीजिए, और झूठी मुझे पता है क्यों एफिडेविट दिया, आपको कैसे पता? आपने एफिडेविट दिया इसलिए पता है, आपने अदालत में बयान दिया इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया, उसको नहीं मालूम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया उसी का हवाला दे रहा हूं, मुझे पूरा बोलने दीजिए। अच्छे आदमी हो, कम से कम उन बातों को लीजिए जिसके तथ्य नहीं है। उसी आदमी ने ये झूठ बोला अदालत में कि साहब जो है वो फोटोकॉपी हुई थी, फिर उसी अदालत में कांग्रेस की थूथू हो रही है, फिर वही सब बातें आप कर रहे हैं। फाइल से 3 कागज आपको सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई नहीं देती है, आपको 1 के बदले 10 चाहिए थे, 400 आ रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहे हैं। ये जो लोग 30 साल बाद आयुध खरीदा जा रहा है, चौकीदारी सेना का मोरल हाई है। बोलते हैं कि साहब 5 साल में आलू की कीमत, दाल की कीमत, प्याज की कीमत वही स्थिर है। लोग चर्चा करते हैं पाकिस्तान, आम आदमी राहत महसूस कर रहा है। पर सवाल है और आप कोई एजेंडा लेकर आइए, कोई विजन लेकर आइए, गाली मत दीजिए। देश का एजेंडा है, विजन लेकर आइए, हम देश की सुरक्षा करेंगे, आप घोटाले नहीं करेंगे। चलिए, घोटाले किसने किए, घोटाले किसके सामने आए और कौन चुनाव लड़ेगा, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं सर। अभी बात घोटालों की नहीं है हितेश जी। लोकसभा चुनाव भूपेंद्र जी, लोकसभा चुनाव जो है वो दस्तक दे चुका है और अब आपकी दोस्ती मौका है चुनाव की बेला में जाने का। तो उससे पहले शायद पार्टी के अंदर, दोनों ही पार्टियों के अंदर जो अंदरूनी घमासान चल रहा है, जो परिवारवाद चल रहा है, उसको शायद समझने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आखिर मुद्दा क्या था और उस मुद्दे पर बवाल क्यों हुआ, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम बता दें कि आखिर ये डिबेट किस विषय पर चल रहा है। ये बयान सुनिए जरा। मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते तो मध्य प्रदेश की 4 कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहां से चुनाव लड़े। ये नीति तो कांग्रेस हाईकमांड तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये जरूर सही भी है कि उन सीटों में जहां कई सालों से हम जीत नहीं पाए हैं, वहां मजबूत उम्मीदवार हम उतारें। ये हमारा लक्ष्य भी है। आ जाए भोपाल, हो जाए दो हाथ उनसे। उनका कहना है हर चुनौतियों से लड़ने को मैं तैयार। हाँ बिल्कुल ना, पराक्रम दिखाए ना, भोपाल से जीत के बताए। भोपाल से दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक आम कार्यकर्ता 1 लाख से अधिक वोटों से उनको हराएगा। कमलनाथ जी के ये कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं, जो सर्वविदित है, लेकिन कहना ये कांग्रेस के बिखराव के और विभाजन के स्पष्ट संकेत हैं। चलिए, 3 खास मेहमान भूपेंद्र गुप्ता साहब, हितेश वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही साथ धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये समय है चुनाव में तैयारियों का, ये समय है कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का, ये समय है इसी समय पर राजनीति में राजनीति करने का भी। लेकिन शायद जिनके साथ हो रहा है वो इतने मजबूत हैं कि इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा और तीनों को नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका फर्क जनता के पास मैसेज जाएगा और कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा।
देखिए, जो जनता के पास संदेश है वो पहले पहुंच ही रहा है, और जनता के पास संदेश है कर्ज माफी का, जनता के पास संदेश है 27% ओबीसी के आरक्षण का, जनता के पास संदेश है 70% मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार में की व्यवस्था करने का, जनता में संदेश है बिटिया के विवाह में 51,000 देने का, जनता में संदेश है 500 बांस फ्री देने का पान की खेती करने वाले लोगों को और बंसवार लोगों को, जो सारे संदेश है। आज जो है हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं। आज जो है जनता में संदेश है सिपाहियों को 1 दिन का अवकाश देने का। इन्हें किसी ने मना करा था कि ये 15 साल से सो रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इन्हें क्या था, इन्हें तो 2008 में लिखकर वादा किया था कि हम 50,000 का किसान का कर्जा माफ करेंगे। 2018 तक सोते रहे। आज हमारी सरकार ने कर्जा माफ कर दिया तो अब इन्हें मरोड़े उठ रही हैं। ये जो संदेश है ये जनता के अंदर संदेश है, और जनता इन संदेशों पर काम कर रही है। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है किसने क्या बयान दे दिया, किसने क्या बयान नहीं दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि बयान देने से दुनिया बदलती है, इसीलिए जो है जब इनने साइनिंग इंडिया चलाया तो ढेर हो गए। और अभी ये जो मैं हूं अन्ना की तर्ज पर, जैसे जो मैं हूं अन्ना फेल हुआ था, इसी तरह से मैं हूं चौकीदार अभी फेल हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अभी 10 दिन पहले इनका कैंपेन जो है मोदी है तो मुमकिन है ढेर हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये परसेप्शन ऐसे नहीं बनता है। परसेप्शन एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि एक जुमले से परसेप्शन बन जाता है। जनता की धारणाएं देर से विकसित होती हैं, और वो देख रही हैं कि उनका हित कहाँ पर है, उन्हें किस तरीके से एक आदमी जो है निर्णयात्मक शक्ति के साथ उनके लिए खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। चलिए, तो उसमें ये जुमले से थोड़ी से बदल जाएंगे। उन्होंने ये कह दिया पूरी दुनिया बदल गई, उन्होंने ये कह दिया पूरी दुनिया बदल गई। जी धनंजय जी, आपको लग रहा है कि वाकई इन सब चीजों का फर्क चुनाव में नहीं पड़ता है? बड़े नेताओं का आपस में गुटबाजी सामने आना, बड़े नेताओं की एक दूसरे पे बयानबाजी सामने आना, वाकई इन चीजों का कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर गुट बने हुए हैं तो गुट के कार्यकर्ता किस तरह से लहजे में, किस बिहेव में बात करते हैं, शायद ये हम देख चुके हैं। जब टिकट बंटवारे से पहले विधानसभा चुनाव था और दीपक बावरिया जी की सभा में सब कुछ देख चुके हैं और उनका दर्द भी सामने आ गया था। विजय, इस मामले में मेरी राय थोड़ी सी अलग है। देखिए, जब ऊपर में राजनीतिक गुटबाजी दिखती है तो उसका असर नीचे तक पड़ता है। आम कार्यकर्ता पर भी उसका असर पड़ता है और आम मतदाता पर भी उसका असर पड़ता है। हम ये नहीं मान सकते कि मतदाता उससे प्रभावित नहीं होगा। आज आप जो अलग अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं वो आप सिर्फ कार्यकर्ता या नेताओं को नहीं दिख रहे हैं, आम जनता को भी दिख रहे हैं। और देखिए, हम अब फिर वही पिछले 3 महीने 4 महीने के बैकग्राउंड को देखें तो आप देखो, आपको ये मालूम है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह के सहयोग से। जब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग दिया तो उसका उन्होंने आगे पूरी तरह से सरकार में वो हावी भी रहे। कैबिनेट में देख लीजिए, 3 लोगों के बराबर मेंबर कैबिनेट में, कमलनाथ जी के कैबिनेट में सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह के मेंबर हैं, सिंधिया जी के मेंबर हैं और कमलनाथ जी के मेंबर हैं। अब आप देख लीजिए कि कैबिनेट के भी स्वरूप को हम अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य मंत्री ही कोई नहीं है। अब आप उसकी अपन जिसको कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, हम कैबिनेट के गठन के बिटवीन द लाइंस को अगर पढ़े तो जयवर्धन जी दूसरे बार के विधायक थे, वो भी आज कैबिनेट मंत्री हैं। गोविंद सिंह 6वीं और 7वीं बार के विधायक हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपने को जो चीज मैं समझ रहा हूं ये आम जनता भी समझ रही होगी, आप भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल। हितेश जी, शायद इसी तरह की स्थिति आपके यहां भी है, परिवारवाद भी हावी हो रहा है, एक दूसरे को टिकट दिलवाने की बात सामने आ रही है परिवार के लोगों को। दूसरा ये कि टिकट में अभी शायद 1 या 2 दिन का वक्त और बाकी बचा है। दोनों ही पार्टियां जल्द से जल्द कोशिश करेंगी कि वो अपने नामों की घोषणा कर दें, सांसदों की टिकट की, जो उम्मीदवार होंगे वहां पर। अब सवाल यह है कि इस समय दोनों ही पार्टियों के अंदर गुटबाजी चल रही है। एक की खुलकर बाहर आ जाती है, दूसरे की शायद भीतर ही भीतर चल रही है और वो संघर्ष दिखता भी है। वहां भी खुल के बाहर आ गई है। लोग कह रहे हैं ये मामा हर कहीं से क्यों लड़ रहे हैं। जी हितेश जी, तो दोनों तरफ बराबर है। हितेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, तो विजय जी, इसमें मैं
नहीं मिल रही है। मुझे लगा कि पहले सब एक्सपर्ट कमेंट आ जाए, फिर उसके बाद मैं अपनी छोटी सी बात रख दूंगा जी। और मेरा बस विषय प्रतिपादन में इतना ही कहना है कि देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, चूंकि ये पूरा चुनाव श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, तो आपके सभी सवालों के जवाब कल हमारे सब नेता बैठने वाले हैं और दोपहर के पश्चात, जहां तक मेरी सूचना है, उसके पश्चात वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष सारे विषय को रखेंगे। जब उन सूचियों को आप देखेंगे विजय जी, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और दैनंदिन राजनीति से ऊपर उठकर आपको उसमें निर्णय दिखाई देंगे जो नरेंद्र मोदी जी की छवि के अनुरूप होंगे। मैंने बताया ना, जो नागरिकों की जन अपेक्षाएं हैं उस पर हमको खरा उतरना है। मतलब उल्टा हो गया है, कभी कभी दल जाते हैं नागरिकों से वोट मांगने, इस बार नागरिक हमसे कह रहे हैं कि आप इस तरीके से आओ कि हमको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये एक बहुत विशेष परिस्थिति का चुनाव है। वहीं ठीक उलट कांग्रेस की व्यवस्था, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, वहां शतरंज बिछी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मंत्रियों की जैसे गुटबाजी आपने बताई धनंजय जी ने, सर समय कम है, महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, सारे निगम मंडल प्राधिकरण, इसके अध्यक्षों का कार्यभार केवल अधिकारियों को दे दिया गया है। अभी सर जो सवाल ये है, सवाल ये है कि राजनीति में कभी हुआ होगा, आप लगा रहे थे, आप लगा रहे हैं, उस चीज से बीजेपी भी जूझ चुकी है। जब वो सरकार में थी उस चीजों से वो भी जूझ चुकी है। अब ये सत्ता में आए हैं तो शायद वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस खुद के करने से होता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने में समय लग जाता है। लेकिन टिकट दो कारण से अब ये समझ में आ रहा है कांग्रेस के अंदर कि दिया जाएगा, एक निपटाने के लिए और दूसरा जिताने के लिए। तो किसे निपटाया जाएगा, किसे जितवाया जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भूपेंद्र जी आपका भी, हितेश वाजपेयी साहब आपका भी और धनंजय जी आपका भी। नमस्कार।